नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा आप सभी का अपना चैनल बायोग्राफी बाय राहुल मिश्रा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम किसी महान व्यक्ति की बायोग्राफी नहीं सुनाने जा रहे। आज हम सुनाएंगे हमारे जैसे आम इंसानों की कहानी। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है, ऐसी 5 कहानियां मैं आपको आज सुनाऊंगा। ऐसी मार्मिक कहानियां जिनको मैंने पढ़ा तो मेरी आंखों से बस आंसू ही निकले। तो मैंने सोचा आज इन कहानियों को आपके साथ शेयर करूं। तो दोस्तों, पहली मेरी जो कहानी है वो है सुनीता और एक सब्जी वाले की। सुनीता, उसके हस्बैंड और उसके 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, दिल्ली के एक मिडिल क्लास एरिया में किराए पे रहते थे। रहने वाले बेसिकली ये इलाहाबाद के थे, लेकिन इनके पति दिल्ली में नौकरी करते थे, तो वहीं पे एक छोटा सा कमरा लेके रह रहे थे। और वो सब्जी वाला जो था वो डेली उस गली से निकलता था और सब्जी बेचता था वहां के परिवारों को। उसी परिवार में एक सुनीता का भी परिवार था। सब्जी वाला काफी दिन से नोटिस कर रहा था कि सुनीता उससे सब्जी नहीं खरीद रही थी। कई दिनों से वो सोच रहा था वो सुनीता की कॉल बेल बजा के पूछे, क्या हुआ दीदी, क्यों आप सब्जी नहीं दे रहे मुझसे। तो आज उसने हिम्मत करी, घंटी बजाई उसके सुनीता के घर की, और जब घंटी बजाई तो ऊपर खिड़की से सुनीता ने देखा कि सब्जी वाला नीचे खड़ा है। सब्जी वाले ने कहा, क्या बात है दीदी, कहाँ आप गायब हो, इतने दिन से दिखाई नहीं दिए। तो सुनीता ने ऊपर से कहा, रुको भैया, मैं नीचे ही आ रही हूँ, नीचे आके बात करती हूँ। तो सुनीता दौड़ती हुई नीचे आई। सब्जी वाले ने पूछा, क्या बात है दीदी, आजकल आप हमसे सब्जी नहीं ले रहे हो, कोई और सब्जी वाला आके देने लगा क्या? सालों से तो आप हमसे ही सब्जी ले रहे हो, कोई कमी आ गई हमारी सब्जी में, खराब सब्जी मैंने आपको दी? तो सुनीता ने उससे बोला, ऐसा नहीं है भैया, मैं सब्जी आप ही से लेती हूँ और आप ही से लूंगी भी, पर अभी हमारे घर की थोड़ी कंडीशन ठीक नहीं है। मेरे हस्बैंड की जॉब छूट गई है और अभी हम जैसे तैसे बस गुजारा कर रहे हैं, सब्जी नहीं अफोर्ड कर सकते, इसलिए मैं अभी आपसे नहीं ले रही हूँ। सब्जी वाला बोला, बस इतनी सी बात? अरे दीदी, इतने साल से आप मुझसे सब्जी ले रहे हो, पूरे मोहल्ले को सब्जी मैं देता हूँ, इसका मतलब आप सभी से मेरा परिवार चल रहा है, और जब आप सभी से मेरा परिवार चल रहा है तो आप सब लोग मेरे परिवार का ही तो हिस्सा हो गए। और जब आप सब मेरे परिवार का हिस्सा है तो एक परिवार का व्यक्ति अपने परिवार के मेंबर को कैसे ऐसे देख सकता है? आप एक काम करो, ये लो सब्जियां। उसने कुछ सब्जी पैक करी बिना वजन किए और बोला, आप सब्जी रखो। तो सुनीता ने बोला, भैया मेरे पास पैसे नहीं इन सब्जियों को देने के लिए, और आपने तो सब्जी तौली भी नहीं। तो सब्जी वाला मुस्कुराते हुए बोला, दीदी ये मैंने अपने भांजे और भांजी के लिए दिया है और अपनी बहन को दिया है, मैं इनका पैसा आपसे नहीं लूंगा, और जब तक बहनोई साहब की नौकरी नहीं लगती है तब तक मैं रोज आपको सब्जी दे जाऊंगा। आप रोज घर पे अच्छे से खाना बना के सबको खिलाइए, सब्जी की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, और भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। इतना सुनने के बाद सुनीता की आंखों से आंसू निकलने चालू हो गए, और सुनीता को रोता देख सब्जी वाला भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। ऐसी है ये कहानी। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं
जो हमारे अपनों से भी ज्यादा होते हैं, जो हमें ऐसी खुशियां दे जाते हैं, ऐसे साथ दे जाते हैं कि जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की होती। तो ऐसे ही सुनीता और सब्जी वाले की कहानी कैसी लगी आपको, कमेंट करके जरूर बताइए। हमारी जो अगली कहानी है एक सेना की टुकड़ी की, एक सेना की टुकड़ी जिसकी पोस्टिंग हुई सियाचिन। उनको वहां पे तैनात टुकड़ी को रिलीफ देने जाना था 3 महीने के लिए, क्योंकि वहां जो है पहाड़ी इलाकों में 3-3 महीने की रोटेशन ड्यूटी लगती है। तो इस टुकड़ी को भी जाना था वहां पे, और वहां पे जो कंपनी पहले से तैनात थी उसको रिलीव करना था। ये टुकड़ी जब वहां पे पहुंची तो पहुंची क्या, रास्ते में ही थी। काफी चलने के बाद भूख प्यास से इन लोगों का हाल बेहाल होने लगा। अब रास्ते में कोई दुकान तो थी नहीं, करते क्या इन लोग। खैर चलते रहे, रुकते बैठते उठते गिरते पड़ते पहुंच ही रहे थे कि रास्ते में उनको एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी। तो सब भागते हुए वहां पहुंचे सारे सैनिक, लेकिन ये क्या, दुकान पे तो ताला लगा था। अब इन लोगों की भूख और प्यास से हालत खराब थी, ठंड भी बहुत थी। तो टुकड़ी के जवान अपने मेजर साहब के पास आए, बोले सर हम लोग की हालत ऐसी नहीं है कि हम अभी जितना चल के आए उतना ही हमें और चलना है, उतना हम सरवाइव कर पाए। अगर आप आदेश करें तो हम ताला तोड़ के कुछ सामान अपने सर्वाइवल के लिए, चाय बिस्किट्स वगैरह ले सकते हैं। पहले तो मेजर साहब का ईमान गवारा नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अगर मैंने इनको मना किया तो आधे तो मेरे जवान जो है वहां पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देंगे। तो अपने मन को मारते हुए मेजर साहब ने कहा ठीक है ताला तोड़ लो और उतना ही सामान लेना जितनी हमें जरूरत है। खैर जवानों ने ताला तोड़ा तो अंदर वो एक छोटी सी चाय की दुकान थी, और चाय बनाने का सारा सामान वहां पे मौजूद था। दूध भी था, बिस्किट्स भी थे, मैगी वगैरह भी थी। तो जवानों ने वहां पे चाय बनाई, मैगी बनाई, बिस्किट्स खाए, सबने खा लिए। ऑलमोस्ट सारा सामान उस दुकान का खत्म हो गया। अब ये टुकड़ी आगे बढ़ने लगी। अब जब ये टुकड़ी आगे बढ़ने लगी तो मेजर साहब ने अपनी जेब से 2000 रुपए निकाले और वहां चीनी के मर्तबान के नीचे शुगर का जो केन था, कंटेनर था, उसके नीचे रख दिया कि इस दुकानदार का नुकसान ना हो। खैर बात आई गई हो गई, वो टुकड़ी ऊपर पहुंच गई, वहां से दूसरी कंपनी को रिलीव कर दिया। ठीक 3 महीने बाद वही रोटेशन उनके साथ भी होना था। तो वो उनकी कंपनी आई जो उनको रिलीव करने वाली थी। वो कंपनी आई और ये कंपनी यहाँ से रिलीव हुई। जब ये वापस जा रहे थे उन्होंने देखा कि वो चाय की दुकान आज खुली हुई है। वो सब बहुत खुश हुए, चलो आज वापसी टाइम चाय वाय मिल जाएगी। ये सब वहां पे पहुंचे और चाय का ऑर्डर दिया। दुकान वाले ने चाय बनाई, मैगी बनाई, सबको खिलाया पिलाया। तो उनमें से कुछ जवान जो थे, बूढ़े अंकल थे, जो क्या नाम है दुकान वाले थे, वो बूढ़े अंकल थे। उनसे पूछने लगे कि बाबा इतने मतलब ऊंचाई पे बैठे हो दुकान खोल के,
और क्या कमा लेते हो, यहाँ कौन आता होगा तुमसे चाय पीने। तो बाबा बोले कि देखिए रोजी रोटी चल जाती है, हमें जो जरूरत है उतना पैसा हमें मिल जाता है। कुछ टूरिस्ट आ जाते हैं, कुछ आप ही जैसे कुछ जवान गश्त वस्त पे होते हैं वो आ जाते हैं, हमारा खर्चा चल जाता है। भगवान का दिया, भगवान जितना देता है हमें सर्वाइवल के लिए उतना हमें मिल जाता है। तो जवान ने हंसते हुए बोला, क्या जवान भगवान पे आप विश्वास करते हो? उसने क्यों नहीं करते? उसने बोला, जवान ने, क्या भगवान होते हैं? मैंने बिल्कुल होते हैं, बूढ़े अंकल ने कहा। जवान ने फिर एक सवाल किया, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? अब बूढ़े अंकल थोड़ा सा सीरियस हो गए, बोले हाँ मैंने भगवान को देखा। तो जवान ने पूछा कहाँ देखा? तो बूढ़े अंकल ने कहा, मैं आपको इसी दुकान की कहानी सुनाता हूँ। आज से 3 महीने पहले मेरे बेटे को आतंकवादी लोग उठा ले गए थे। अब जब आतंकवादी उठा ले गए तो उसे बहुत मारा पीटा, लेकिन जब उससे कोई इंफॉर्मेशन उनको नहीं मिली तो मार पीट करके उसको छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने लड़के का इलाज करा पाता। मुझे किसी ने खबर दी कि मेरे लड़के के साथ ऐसा हो गया, तो मैं दुकान पे ताला लगा कर चला गया अपने लड़के को देख। और मैंने कुछ पैसे वैसे जो दुकान में 10, 20, 50 रुपए पड़े थे वो भी नहीं उठाए थे, बस ऐसे ही बदहवास भागता हुआ चला गया था। मेरे लड़कों को आतंकवादियों ने बहुत मारा था, बहुत बुरी तरीके से मेरा लड़का घायल था। और वहां पे मेरे मोहल्ले में कोई मुझे पैसे भी नहीं दे रहा था, आतंकवादियों के डर से कि अगर इसको पैसे दिए तो ऐसा ना हो कल को आतंकवादी हमें भी मारे या कुछ करें। मैं अपने बेटे को अस्पताल ले जाने में असमर्थ था। फिर मुझे याद आया कि 100-200 रुपए तो मेरे गले में पड़े होंगे, तो मैं वापस अपनी दुकान पे भाग के आया। तो देखा मेरा दुकान का ताला टूटा हुआ है। तो मैंने ऊपर वाले से बोला, भगवान से बोला कि भगवान क्या यही दिन देखने बाकी रह गए थे? उधर मेरा बेटा मर रहा है, इतनी बुरी हालत में घायल है, और यहाँ मेरी दुकान पे चोरी भी हो गई। मैं जब अंदर आया तो मेरी दुकान पूरी तरीके से लुटी हुई थी, उसमें कुछ भी सामान नहीं बचा। जब मैंने इधर उधर देखा तो मेरे जो चीनी का, शुगर का जो कंटेनर था उसके नीचे 2000 रुपए रखे हुए थे। अब सोचिए अगर भगवान नहीं है तो वो 2000 रुपए कहां से आए, वो भी उस आदमी के पास जिसके पास 100-200 भी नहीं थे। अब जवान को काटो तो खून नहीं। अब वो देख रहा अपने मेजर साहब की तरफ, लेकिन मेजर साहब ने उसको आंखों में इशारा किया था, इस बूढ़े इंसान को मत बताना कि वो पैसे उसके दुकान में कहां से आए। और जवान ने अपने मेजर साहब का आदेश का पालन करते हुए उसको नहीं बताया, और खुशी खुशी उस बुढ़े की बातें सुनते हुए, चाय की चुस्की लेते हुए हम सब ने उन अंकल से विदा ली, वापस अपने गंतव्य पर चले गए। दोस्तों, हमारी जो आज की तीसरी कहानी है वो मुझे काफी अंदर तक झकझोर गई थी जब मैंने ये कहानी पढ़ी। ये कहानी है 12 साल के एक लड़के गोलू और एक एजुकेशन एनजीओ चलाने वाले शर्मा जी की। शर्मा जी रोज जब मार्केट जाते थे तो इधर कुछ दिनों से उन्होंने एक नई दुकान वहां पे नोटिस करी, गोलगप्पे की, जो अभी कुछ दिनों से लगनी शुरू हुई थी। उस दुकान की खासियत ये थी कि उस दुकान को 12 साल का एक लड़का गोलू चलाता था।
शर्मा जी काफी दिनों से गोलू को नोटिस कर रहे थे और सोचते थे कि मैं उससे बात करूं। आज शर्मा जी ने सोच लिया था कि आज मैं उस गोलू से बात करूंगा, उसको पढ़ाई के लिए प्रेरित करूंगा कि वो ये सब समय अपना बर्बाद ना करे इन सब चीजों में और पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़े। तो शर्मा जी पहुंचे गोलू के पास, बोले बेटा तुम ये गोलगप्पे की दुकान क्यों लगाते हो? तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या? क्यों तुम अपना जीवन बर्बाद कर लो? पढ़ो लिखो कुछ। मेरी एक संस्था है, आया करो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा उसमें। तो गोलू हंस के बोला, पढ़ाई? पढ़ लिख के क्या करना है? पढ़ लिख के आदमी वही सूट बूट वाला हो जाता है। वही पढ़ाई की बात कर रहे हैं। शर्मा जी थोड़े से आश्चर्यचकित कि क्या बोल रहा है लड़का। तो बोले बेटा पढ़ाई करोगे तो आगे तुम्हें तरक्की मिलेगी, आगे तुम अपना जीवन बना पाओगे। तो बोला बाबूजी आप उसी पढ़ाई की बात कर रहे हैं ना जिसको करने के बाद लोग अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, उनको अपने फटे हाल में छोड़ के कहीं भी चले जाते हैं। शर्मा जी और चौंक गया, कह क्या रहा। तो शर्मा जी बोले कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तो गोलू बोला कि मेरे पिताजी पहले एक चपरासी की नौकरी किया करते थे, लेकिन अब उनके पास नौकरी नहीं है, अब वो घर पे ही हैं। तो शर्मा जी बोले कि तुम्हारी मम्मी क्या करती है? तो बोला कि गोलू उनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है, तो उनकी दवाइयाँ और घर के खर्चे के लिए मुझे ये दुकान लगानी पड़ती है। तो शर्मा जी बोले कि पढ़ने तुम मेरे पास आ जाया करो, मैं तुमसे कोई पैसा नहीं लूंगा। गोलू बोला कि मैं पढ़ने आऊंगा तो मेरे माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा? शर्मा जी ने कहा क्यों तुम्हारे भाई बहन नहीं है? तो गोलू ने हंसते हुए बोला है ना, एक भाई है एक बहन है। तो शर्मा जी ने बोला वो ध्यान रख लेंगे। बोले साहब जब मेरे पिताजी नौकरी करते थे तो उन्होंने मेरे भाई बहन को पढ़ाया, काफी पढ़ाया लिखाया। मेरे भाई की जो है नौकरी लग गई, कॉलेज में उसे जिस लड़की से प्यार था उससे उसने कोर्ट मैरिज करी और चला गया शहर। अब वो कभी लौट के आता भी नहीं है, ना ही घर पर कुछ खर्चा भेजता है, माँ बाप को भूल चुका है। तो बोले बहन? तो गोलू बोला कि बहन को भी मेरे माता पिता ने बहुत पढ़ाया, पिताजी ने हमारे बहुत पढ़ाया, काफी कर्जा लेके उसको आगे की पढ़ाई कराई। फिर वो प्रिंसिपल बन गई एक स्कूल में, उसकी शादी हो गई, घर वालों ने शादी कर दी, पापा ने बड़ा कर्जा वर्जा लेके उसकी शादी करी। अब उसको उसके पति को हम तीनों अनपढ़ गंवार लगते हैं और उनकी इज्जत पे एक धब्बा लगते हैं। तो अब शर्मा जी के पास कोई जवाब नहीं था। गोलू ने कहा बाबूजी पढ़ लिख के आदमी बस बदल जाता है, अपने माँ बाप को भूल जाता है, जिन्होंने उसे पाल पोस के बड़ा किया उसे भूल जाता है। मुझे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, मुझे अपने माँ बाप का साथ देना है उनके अंत समय तक। शर्मा जी थोड़े से भावुक हो गए। उन्होंने कहा एक काम कर बेटा, ये ले 100 रुपए और 100 रुपए के गोलगप्पे मेरे लिए पैक कर दे, मैं किसी तरीके से तेरे काम हूँ। गोलू ने हंसते हुए 100 रुपए के गोलगप्पे उनके लिए पैक कर दिए। शर्मा जी ने गोलगप्पे अपनी गाड़ी में रखे और ये सोचते हुए
इन गोलगप्पों का मैं क्या करूँगा? मेरे तो बच्चे विदेश में सेटल हो गए, वो भी मुझे कभी नहीं याद करते। ये है आजकल की जमाना। हम पढ़ लिख जाते हैं, लेकिन जिन्होंने हमें हाथ पकड़ के चलना सिखाया, जिन्होंने हमारा सब जगह साथ दिया, हमारे सुख में हमारे दुख में, हम उनके भूल जाते हैं। हम अपने माता पिता, अपने सगे संबंधियों, उनको भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारा कभी साथ दिया। तो मेरी आप सबसे यही विनती है, खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए, लेकिन कभी अपनी जड़ों को मत भूलिए। आज की जो हमारी चौथी कहानी है, वो कहानी हमें एक सीख देती है। सीख ये कि किसी के ऊपर किया गया परोपकार कभी भी खाली नहीं जाता। ऊपर वाला हमें देख रहा है और वो हमारे किए का हमें फल देता है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, उसके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो ऐसी एक कहानी है चंडीगढ़ की। एक सज्जन किताबों की दुकान पे खड़े थे और कुछ किताबें अपनी छोटी बेटी के लिए देख रहे थे, उसकी एजुकेशन। तो जब उनको किताबें देखते हुए काफी देर हो गई, 10-15 मिनट हो गए, तो उन्होंने नोटिस किया कि दुकान जो थी किताबों की, उससे थोड़ी दूर पे एक लड़का कुछ साइंस की रेगुलर किताबें लोगों को बेचने की कोशिश कर रहा है। काफी देर तक वो सज्जन खड़े रहे, उस लड़के को देखते रहे, कैसे वो हर एक आने जाने वाले को रोक के, जैसे ही कोई आता था उसकी तरफ निकलता था, तो उसके चेहरे पे जो चमक होती थी कि शायद वो उसको वो किताबें बेच ले। और पता नहीं उसकी क्या मजबूरी थी जो वो किताबें बेच रहा था वहां पे। तो सज्जन उस लड़के के पास गए, उस लड़के से पूछा, क्या बेच रहे हो बेटा? लड़के की आंखों में चमक आ गई, शायद उसे कोई ग्राहक मिल गया अपनी किताबों के लिए। तो उसने कहा, ये कुछ किताबें हैं साइंस की जो मैं बेच रहा हूँ। सज्जन ने पूछा, ये तो बहुत रेगुलर किताबें हैं, क्या दाम है इनका? तो लड़के ने सकुचाते हुए कहा, आप जो भी दे दें। तो उन्होंने बोला, नहीं, तुमने कुछ तो इनका प्राइस सोचा होगा, कुछ तो इनका दाम तय किया होगा, तभी तो बेच रहे हो। तो लड़का बोला, नहीं, आपको जो समझ में आए वो आप दे दीजिए, ये किताबें लेकिन मुझसे आप ले लीजिए। उन सज्जन के दिमाग में थोड़ी सी उत्सुकता आई कि लड़का ये किताबें बेच रहा और बोल रहा कुछ भी पैसा दे, कुछ ना कुछ तो है जो इसको मजबूर कर रहा है ये किताबें बेचने। तो उन्होंने उसको और कुरेदना चालू। बोले, ये किताबें तुम बेचना क्यों चाहते हो? तो लड़के ने कहा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं ये किताबें बेच रहा हूं। तो उन्होंने कहा, ऐसी क्या मजबूरी है? अगर बुरा न मानो तो तुम मुझे बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। तो लड़के ने उनको सज्जन को अपनी मजबूरी बताई कि सर, मैं 10+2 यानी इंटर पास कर चुका हूँ और मैंने मेडिकल का एग्जाम दिया था, जिसको मैंने अच्छी रैंक से पास कर दिया है, और मुझे कॉलेज की फीस भरनी है। मेरे पिताजी एक होटल में बर्तन धोने का काम करते हैं, फिर भी उन्होंने कुछ पैसों का इंतजाम किया है जो कि मेरे लिए काफी नहीं है उस कॉलेज में दाखिला लेने के लिए। हालांकि वो सरकारी कॉलेज है, उतनी फीस नहीं लगनी है, लेकिन जितनी लगनी है वो भी मेरे पास नहीं है। अब वो जो सज्जन थे
सोचने लगे कि इसके साथ तो गंभीर संकट है, क्या करूं, इसकी मदद करूं या ना करूं। जब वो सोच रहे थे तो उनका दिल कह रहा था कि नहीं, मुझे इस लड़के की मदद करनी चाहिए, और दिमाग कह रहा था नहीं, ये एक फ्रॉड है। लेकिन काफी देर सोचने के बाद दिमाग पे दिल हावी हुआ और उन सज्जन ने अपनी जेब से 5,000 रुपए निकाले और उस लड़के को दे दिए। लड़के ने जब ये देखा कि उन्होंने 5,000 रुपए निकाल के उसको दिए हैं, उसने गिने, तो उसने कहा नहीं सर, मुझे सिर्फ 4,000 रुपए की जरूरत है, 1,000 रुपए आप वापिस रख लीजिए। तो सज्जन बोले नहीं, ये तुम 5,000 पूरे रख लो, और कोई जरूरत हो तो ये मेरा कार्ड है, ये रखो, मुझे फोन करना, मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लड़के की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने झुक के उन सज्जन के पैर छुए। उन सज्जन में भी जब उसके आंसू की 2 बूंदें उनके पैरों पे गिरी तो उनका भी गला बहाया, उनकी आंखों से भी आंसू गिरने लगे और उन्होंने उसको वहां से बिता दी। लड़के ने बोला सर, ये किताबें आप रख लीजिए, आपने इनके लिए मुझे पैसे दिए। तो उन सज्जन ने कहा नहीं, ये किताबें तुम अपने पास रखो, और जब कभी तुम्हारे पास पैसे हो तो मुझे लौटा देना, और नहीं भी लौटाओगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं सोच लूंगा, मैंने अपनी बेटी के लिए, जो कि तुमसे 3-4 साल छोटी होगी, उसके लिए कोई खिलौना खरीद लिया। खैर लड़के ने वहां से विदा ली। इस बात को करीब 10 साल हो रहे थे। उन सज्जन की बेटी की शादी थी, जिसके लिए उन्होंने वो पैसे कह के दिए थे कि मैं सोच लूंगा कि उसके लिए कोई खिलौना खरीद लिया या कोई गिफ्ट खरीद लिया उसके। शादी के कुछ दिन पहले उनके, जब वो कार्ड वार्ड बांट के घर आए तो उनकी पत्नी ने उनको एक लिफाफा दिया। जब वो लिफाफा उन्होंने खोला तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। उस लिफाफे में $1,00,000 का चेक। वो बड़ा परेशान कि ये $1,00,000 का चेक कहाँ से आया, किसने भेजा। फिर उन्होंने उसके साथ लगी हुई चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था, सर, आपने जो मेरे लिए किया वो मैं अपनी जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकता, और आज आपके ही दिए हुए पैसे थे जिनकी वजह से मैं अमेरिका के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एक हार्ट सर्जन हूं, और ये पैसे मैंने अपनी उस बहन के लिए भेजे हैं जिसको मैंने कभी देखा नहीं। प्लीज आप उसकी शादी बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से करिएगा, और मेरी छोटी बहन को मेरी तरफ से आशीर्वाद दीजिएगा। अब समय था आंसुओं का उन सज्जन के, जो उनके आंखों से निकले उस पत्र पे गिर गए। उस लड़के ने अपने मददगार का एहसान ऐसे चुकाया कि जो कभी कोई भूल नहीं सकता। और आपको भी यही मैं सीख देता हूं कि यदि आप पे किसी ने कोई एहसान जीवन में किया तो उसे जिंदगी भर ना भूलें, उसे हमेशा याद रखें, और समय आने पर यदि उस व्यक्ति को आपकी मदद की जरूरत है उसकी मदद अवश्य करें। तो दोस्तों, जो हमारी आज की 5वीं कहानी है, 5वीं और आज की आखिरी कहानी है,
ये कहानी जो है एक सिक्योरिटी गार्ड और उसकी माँ की है। एक माँ जो कई सालों से तीर्थ यात्रा पे जाना चाह रही है और एक बेटा जो अपनी माँ को तीर्थ यात्रा पे भेजने के लिए लगभग सभी प्रयास कर रहा है। एक दिन की बात है, राजकुमार उस गार्ड का नाम था। तो राजकुमार घर आता है अपनी ड्यूटी से, तो उसकी माँ उसको गेट पे ही मिल जाती है। बोलती है, ले राजकुमार प्रसाद खा ले। तो राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, कौन से मंदिर गई थी माँ? तो राजकुमार की माँ ने कहा, मैं मंदिर नहीं गई थी, पड़ोस वाली आंटी जो है कमला आंटी, वो वैष्णो देवी जाके आई हैं तो प्रसाद दे गई हैं। राजकुमार को अपनी माँ के चेहरे पे उदासी नजर आई। वो उदासी इस बात की थी कि लगभग 65 साल उम्र हो रही थी उसकी माँ की, लेकिन आज तक वो अपनी माँ को किसी तीर्थ स्थान पे नहीं भेज सका। राजकुमार ने अपनी माँ से कहा, माँ परेशान मत हो, मैं जल्दी तुझे दर्शन कराने ले चलूंगा। और मैंने अपने सुपरवाइजर से भी बात कर ली कि वो मुझे एक्स्ट्रा ड्यूटी दे ताकि मैं कुछ पैसे जोड़ सकूं कि तेरी तीर्थ यात्रा का मैं इंतजाम कर सकूं। खैर बात आई गई हो गई। माँ ने खाना परोसा, राजकुमार ने खाना खाया। कुछ दिन चलता रहा। राजकुमार डेली अपने सिक्योरिटी सुपरवाइजर से बात करता था कि सर मुझे एक्स्ट्रा ड्यूटी दीजिए ताकि मुझे कुछ काम है, पैसों का मुझे ज़रूरत है। तो सिक्योरिटी सुपरवाइजर कुछ दिन तो उसने टाला, फिर उसने कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज राजकुमार को देनी शुरू करी। ऐसा करीब 6 महीने तक चलता रहा और राजकुमार ने थोड़े थोड़े करके करीब 15,000 रुपये अपने पास जोड़ लिए। जब उसके पास 15,000 रुपये जुड़ गए तो उसने सोचा कि इतने पैसों में अपनी माँ को मैं तीर्थ यात्रा करा सकता हूँ। तो आज बड़ा खुश था वो, तो चलो माँ की तीर्थ यात्रा का इंतजाम हो गया। बड़ा खुशी खुशी वो घर पहुंचा तो उसकी माँ टीवी पे कोई टीवी सीरियल लगा के बैठी हुई थी, देख रही थी टीवी सीरियल। तो बड़ी खुश हो के राजकुमार ने माँ से कहा, माँ अब परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने तीर्थ यात्रा के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए, हम लोग अगले हफ्ते तीर्थ यात्रा चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। राजकुमार अचंभित कि माँ के चेहरे पे खुशी नहीं, ऐसा क्या हो गया? माँ तो इतना उत्सुक थी तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए, अब मैं जब उनको ले जा रहा हूँ तो वो उत्सुक नहीं है। राजकुमार ने पूछा, माँ कोई बात है? बताओ अगर कोई बात है तो। राजकुमार की बात माँ बोली, नहीं कोई बात नहीं, ऐसे ही मन नहीं ठीक है। लेकिन राजकुमार समझ चुका था, वो इतना तो अपनी माँ को जानता था कि कोई ना कोई बात वो छुपा रही थी। उसने बहुत प्रेशर किया माँ पे अपनी कि माँ प्लीज बताओ क्या बात है, कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। लेकिन उसकी माँ ने उसे बात नहीं बताई। तो राजकुमार ने अपनी माँ का हाथ जो था लेके अपने सिर पे रखा, बोला, माँ तुम्हें कसम है मेरी, प्लीज मुझे बताओ कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तो राजकुमार की माँ ने ना चाहते हुए भी उसे वो बात बताई और बताया कि तुझे गांव वाले राजकिशोर चाचा याद है? हम बोला, हाँ मुझे याद है, बहुत अच्छे से याद है, उन्होंने ही तो पिताजी के ना रहने के बाद हमारी कितनी मदद की थी।
तो आगे उसकी माँ बोलती है, उनका कल देहांत हो गया। ये सुनकर राजकुमार थोड़ा सा शॉक में आ गया कि उसके चाचा की डेथ हो गई है और उसे खबर अब मिल रही है। तो उसकी माँ ने बोला कि देहांत हो गया, लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि अगले महीने उसकी बेटी की शादी है और मैं सोच रही हूँ गांव चली जाऊं। अकेले उसकी माँ कैसे ये सब संभालेगी, क्या कैसे करेगी। तो राजकुमार ने बोला, माँ तू अकेली नहीं जाएगी, मैं भी तेरे साथ चलूँगा और ये जो हमने तीर्थ यात्रा के लिए पैसे बचा के रखे हैं ये मैं अपनी बहन की शादी में लगाऊंगा और कोशिश करूंगा कि उसकी शादी अच्छे से हो जाए। काफ़ी पुरानी बात है, तो तब 15,000 रुपये बहुत मायने रखते हैं। और ये कहते कहते उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाती है हमें कि कैसे हमारे पुराने लोग अपनी प्रायोरिटीज को किनारे रख के अपने सगे संबंधियों का कितना ख्याल रखते थे और कितना आपस में प्रेम हुआ करता था हमारे। आज की हमारी जो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, माँ बाप से अलग रहना, माँ बाप से दूर रहना, आज वो बात हम परिवारों में नहीं है। मेरी आप सभी से विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने बड़ों के साथ ज़रूर बिताएं, ताकि और वही देख के आपके बच्चे बड़े हों और जैसा व्यवहार आप अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे आप ही से सीखते हैं, वैसा ही वो आपके साथ रेप्लिकेट करेंगे। तो अपने बच्चों के सामने, अपने परिवार के सामने और मन से भी अपने माता पिता को इतनी इज्जत दें, उनका, अपने बड़ों का इतना ध्यान रखें कि आपके बच्चे भी आपके बुढ़ापे में आपका उतना ही ध्यान रखें। तो इसी के साथ हमारी आज की 5वीं कहानी भी खत्म होती है। कल फिर मिलेंगे कुछ नई कहानियाँ या किसी महान व्यक्तित्व के बारे में बात करने के लिए। तब तक के लिए मैं राहुल मिश्रा आप सभी से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगी और अपनी राय हमें ज़रूर दें। आपकी राय से हमें नए नए कंटेंट बनाने में बहुत ही सुविधा होती है और हमें अच्छा लगता है जब आपका प्यार मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।